डेंटल साइंस एचआर भी आ रहा है बेचारा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? यस ओके, ठीक है। बानूर एंड मरियम एंड जुबिया, मुश्तबा, निहाल। अच्छा मैं स्पीकर्स ऑन करूं, रिमोट कंट्रोल पोल्स, स्टॉप शेयरिंग। ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा पूछ रही थी आप लोगों से कि जो 2 ट्यूटोरियल्स स्टार्ट किए हैं हमने मंडे से, तो वो आपको सुइटेबल हैं या नहीं है? आप लोग पर डे ट्यूटोरियल से एग्री हैं या ओनली यू रिक्वायर्ड अ 1 ट्यूटोरियल? क्योंकि वो फिर 3:30 तक का टाइमिंग्स जा सो हाउ मेनी ऑफ यू जो है वो एग्री? नो मैम, नॉट एग्री। मुश्तबा, मुश्तबा को देख लूं, मुश्तबा से बात करती हूँ। इट्स टू लेट, बहुत ज्यादा हो जाता है 2 लेक्चर्स। 1 ट्यूटोरियल इज इनफ है। आई थिंक सो कि मेरा ख्याल है कि 1 ट्यूटोरियल इनफ होना चाहिए। मुश्तबा आस्क टू अनम्यूट। ठीक है, ओके 1 इज इनफ एंड देन मैम ब्रेक नहीं होता पीछे। मैं वालेकुम सलाम मुश्तबा। तो 2 ट्यूटोरियल्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? मैम नमाज ब्रेक नहीं मिल रही बस। ठीक है, नमाज ब्रेक नहीं हो रही है, सही। थोड़ा सा हम लोग टाइड अप भी हो जाते हैं कि नमाज ब्रेक मिलनी चाहिए। ठीक है, इस लोग कंटिन्यूअस सुन रहे हैं। टीचर तो चेंज हो रहा है, वो तो फ्रेश होके आ जाता है, लेकिन जाहिर है आप लोग इतना फ्रेश नहीं होते, इसलिए सुन रहे होते हैं। तो आई थिंक सो कि नेक्स्ट वीक से फिर मैं एक ही करवा दूंगी, सही है? आई मीन ट्यूटोरियल करवा दूंगी। 4 लेक्चर एंड 1 ट्यूटोरियल आई थिंक पर डे, सही है ना? एग्री, ऑल आर एग्री? ओके ओके ठीक है। 1 मिनट, मुश्तबा कहाँ गया? HIJKLMN। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे इज laxatives और ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू GIT मॉड्यूल दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। बट यू अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको जो मेडिकेशन यूज होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन इज laxatives, कॉल्ड laxatives। ठीक है, ओके। कॉन्स्टिपेशन इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। जिस तरह आप लोग ने डायरिया पढ़ा है कि डायरिया हमेशा एक डिजीज होती है, ठीक है? डायरिया को हम एज अ डिजीज ट्रीट करते हैं। उसमें अगर वो बैक्टीरिया से हुआ है तो उसमें एंटी बैक्टीरियल देते हैं, अगर वो वायरल है तो हम इसको एंटी वायरल कॉज देते हैं। ठीक है, कोई ना कोई, या फिर आपको समटाइम फूड पॉइजन से डायरिया हो रहा है, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स हैं जिससे डायरिया हो रहा होता है, तो हम इसको स्टॉप करवा देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को आप कंसीडर करें तो इट नॉट अ डिजीज। कॉन्स्टिपेशन डिजीज नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है किसी और डिजीज का। ठीक है, मेजॉरिटी जो कॉजेस हैं वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, बहुत ज्यादा होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और कॉन्स्टिपेशन इट्स लीडिंग टुवर्ड्स अ डिजीज, ठीक, डिजीज डिवेलप करेगा। तो इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स, और पेशेंट जो है ना आपके पास आके कंप्लेन करेगा तो वेरी टायरिंग कंडीशन में होता है कि हम मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी टू बी इवैक्यूएट योर बाउल एवरी डे फॉर द हेल्दी लाइफ। ठीक है, पेशेंट डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट अबाउट द कॉन्स्टिपेशन बी डिफरेंट। पेशेंट डेफिनेशन ये कि स्ट्रेनिंग 52% बहुत हार्ड स्टूल है, 44% है इनफ्रीक्वेंट स्टूल है, 32%। इसकी वजह से पेशेंट जो है बहुत इरिटेबल
फीलिंग्स हो रही होती हैं उसकी, ठीक। और जो है दूसरी जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज 62% बिलीव दैट डेली डेफिकेशन फॉर द गुड डाइजेस्टिव हेल्थ। देखिए 62% बिलीव दैट कि डेली डेफिकेशन नेसेसरी, ठीक है, ये गुड कॉन्सेप्ट है, ये आपका गुड कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेली मेजॉरिटी पेशेंट्स को नहीं होता बाउल डेली नहीं होता। व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ डेली और वीकली बाउल मूवमेंट्स? इट्स अबाउट any of two of the following symptoms for at least 3 months in a year consecutively is a straining ho, hard lumpy stool ho, sensation of incomplete evacuation हो, fewer than 3 defecation per week हो। तो हम कहते हैं कि ये आपको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स किसी डिजीज को शो कर रही हैं, ठीक है। ट्रेनिंग हो, हार्ड या लंपी स्टूल हो, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। देखिए इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन इज वेरी डेंजरस, वेरी इरिटेबल, क्योंकि ये जरूर कोई ना कोई डिजीज को शो कर रहा होता है। इफ देर इज एनी कार्सिनोमा, कैंसर इन द इंटेस्टीन, तो वो इस तरह मोल बन जाता है, इस तरह उसकी ग्रोथ हो जाती है कि अम्मी पेशेंट ऑलवेज फील कि उसकी बाउल जो है वो एम्प्टी नहीं हुई है। तो सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन मे बी लीडिंग टुवर्ड्स द कॉज ऑफ कार्सिनोमा। सही है। इसके अलावा बहुत सारी बाउल की डिजीज हैं, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो भी आपको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की सेंसेशन दे रही होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स के ये साइन आना कि स्ट्रेनिंग हो रही है या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो रही है, इज लीडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस डिजीज। ओके, fewer than 3 defecation per day, हम कहते हैं कि इट्स इनफ। fewer than 3 defecation इट्स इनफ, ओके, लेकिन ओनली 3 से ज्यादा अगर आप कम नीचे चले जाएं कि ओनली 1 या 2 defecation per week में टुवर्ड्स और शोइंग एनी टाइप ऑफ डिजीज। सही है। कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या है? मोस्ट कॉमनली फाइबर आपने डाइट में कम लिया हुआ, ये कॉमन कॉजेज है। अगर आप सारी डिजीज को छोड़ दें और आप किसी अंडरलाइंग डिजीज को छोड़ दें और एक नॉर्मल एक न्यू बंदे को जो है कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो रही है और वो इरिटेबल हो रहा है और लॉस ऑफ मतलब सेंसेशन में जा रहा है कि उसकी इवैक्यूएशन प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी फीलिंग प्रॉपर नहीं आ रही हैं, सोशली वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आप इन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन इसको कंसीडर करेंगे कौन सी, उसने फाइबर कम ली हुई है मोस्ट कॉमन, या फिर 8 ग्लासेस पानी बहुत जरूरी है, 8 ग्लास फॉर नॉर्मल बाउल मूवमेंट्स के लिए 8 ग्लासेस पर डे, ठीक है। एक्सरसाइज कम की है। एक बंदा जो कैंसर का पेशेंट है या रिसेंटली उसको कार एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बाद ट्रीटमेंट चल रही है उसकी हॉस्पिटल में और वो बेड रिडन हुआ है या कोमा का पेशेंट है, तो दैट मींस एक्सरसाइज कम हो गई, उसकी मूवमेंट्स कम हो गई। जब आपकी मूवमेंट्स होंगी बॉडी की, इंटेस्टिनल मूवमेंट्स भी होंगी। जब इंटेस्टिनल मूवमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 कॉजेस तो आपने पहले कंसीडर करके इसको रिलीव करेंगे, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। इग्नोरिंग अर्ज टू बी डेफिकेट, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। और कुछ सिस्टमिक डिजीज हैं जिसको कॉमनली इन डिजीज के पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन कर रहे होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज मेलाइटिस, यूरीमिया, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉमन है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया लिया हुआ है या हाइपोकेमिया हो रहा है, मिनरल्स लॉस हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट्स लीडिंग टुवर्ड्स द कॉन्स्टिपेशन। न्यूरोलॉजिकल में स्ट्रोक का पेशेंट, पार्किंसंस का पेशेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन को कंप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। जीआई रिलेटेड में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हेमोरॉइड्स जिसमें फिशर्स हो जाते हैं, जिसमें सीवियर फ्रेश ब्लीडिंग हो रही होती है एनएस से, एनोरेल एंड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में आपको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की कंप्लेन करेंगे पेशेंट, या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएं, वो आपको सीवियरली, ये सीवियर डिजीजेस हैं जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन कर देंगे, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन करेंगे। कुछ मेडिकेशन है जो कॉन्स्टिपेशन करवाती है, ओपियोइड्स, एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन के पेशेंट्स जो ले रहे होते हैं प्रेगनेंसी में, उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेने वाले पेशेंट्स को, डायूरेटिक्स पेशेंट्स जो ले रहे होते हैं, रिलैक्सेंट ले रहे होते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स ले रहे होते हैं, क्रॉनिक यूज ऑफ सेडेटिव जो बहुत अरसे से कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने की मेडिकेशंस ले रहे हैं, एंटी एपिलेप्टिक, एक ये आपकी मेंटल डिजीज है,
जिसमें फिट्स आते हैं, उसकी मेडिकेशन ले रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, और लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिकेशन जो पेशेंट ले रहे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन, डेफिनेटली उनको कॉन्स्टिपेशन की जब कंप्लेन होगी तो वो चाहेंगे कि अगर आप उनकी ट्रीटमेंट में इन मेडिकेशन को स्टॉप करवाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएगा। ठीक है, इडियोपैथिक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसकी कोई अनसर्टेन कोई कॉज नहीं है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, रेट ऑफ, यानी आप जितनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट लीडिंग लेस कॉन्स्टिपेशन एज कंपेयर टू प्रोटीन। प्रोटीन डाइट पे चले जाएंगे आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जबकि लिपिड या फैट्स डाइट पे चले जाएंगे तो 100%, 80-90% कॉन्स्टिपेशन होता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइट से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, फेयर, पेन इनहिबिटर, एक्साइटेशन और स्टिमुलेंट्स लेने से भी कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। टेरिक, एनोरेक्सिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेशेंट उसके साथ पेल लुकिंग हो जाता है। उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कॉन्स्टिपेशन की? एक पेशेंट के लुक कैसा आ जाएगा कि वो जॉन्डिस या लुकिंग पे अपेरेंटली लुक आ जाएगा उसका। उस पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया पे चला जाएगा। हमेशा सर में दर्द, क्योंकि उसकी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं ना वो पेनफुल हो जाती हैं। ठीक है, एब्डोमिनल पेन कंप्लेन करेगा, तो ये आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कॉन्स्टिपेशन की। अच्छा, डायग्नोसिस कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि 70-80% डायग्नोसिस किस चीज से पता चल जाती है? बाय टेकिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री से ही आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है वो या तो किसी मेडिकेशन पे है या ऑलरेडी कोई डिजीज है। ठीक है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है, ब्लड तो नहीं आ रहा स्टूल में, आपका वेट लॉस हिस्ट्री तो नहीं है, डाइट कैसी है, एनोरेक्सिया पे चला गया है, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं या ब्रिटेन है, टॉयलेट हैबिट्स क्या हैं, लेग्जेटिव यूज कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं। इन चीजों से ही आप 80% फाइंड आउट कर लेंगे कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, और यहीं पे रिलीज भी करवा देंगे आप उसको। ठीक है ना। अगर फर्दर हमें जाना है तो हम सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवा दें। ठीक है, इसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करवा दें, क्रिएटिनिन करवा दें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवा दें, उसके बेसल सारे स्टिमुलेशन करवा दें, तो फिर उसकी वजह से ये सारे बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें तो हमें पता चल जाएगा कि कोई अंडरलाइन डिजीज है जिसकी वजह से। थायराइड करवाएंगे तो हाइपोथायराइडिज्म निकलेगा, तो जाहिर है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होगी। और अगर अगर आप इन बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने के बाद, बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के बाद भी आप इंटरनल भी देखना चाहते हैं कि कोई मसला तो नहीं है, कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, कोई आप हिस्टोपैथोलॉजी लेना चाहें तो आप स्ट्रक्चरल बेरियम एनेमा टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सिग्माइडोस्कोपी करवा सकते हैं, क्लोनोस्कोपी टू फाइंड आउट, टू सी द ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलोन और स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ इन सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, स्कोपी मींस देखना करना। सिग्माइड कोलोन को अगर आप देखना चाहें, क्लोनोस्कोपी करना चाहें तो फिर आप इसका फायदा ये होगा कि आप पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं कि अंदर डिजीज क्या है, और फिर आप बायोप्सी भी ले सकते हैं अगर इफ देयर इज एनी फाइंड ऑफ कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट पे आ जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर डिजीज, अगर मैलिग्नेंसी है तो जाहिर है सर्जरी पे पेशेंट को भेज दें, मैलिग्नेंसी रिलीफ करवा दें। हाइपोथायराइड है तो हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट कर दें। ठीक है, डायबिटिक का पेशेंट है तो शुगर कंट्रोल करवा दें, हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवा लें, तो आपका 80% 70% कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा अरसा रहेगा तो इट्स मे लीड टू न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिजीज, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, तो और भी बहुत सारी डिजीज डेवलप हो सकती हैं अगर आप कॉन्स्टिपेशन को रिलीव नहीं करवाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑल्ट्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, एक्सेप्ट 8 ग्लास पानी पीना, एक्सरसाइज करवाएं, डाइट इनटेक नॉर्मल करवाएं, तो आप इसमें ही ट्रीटमेंट कर लेंगे कॉन्स्टिपेशन की। फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है कि आप इसमें
दवाइयां देना शुरू करें फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इन चीजों से रिलीव नहीं हो रहा तो फिर आप इसको मेडिकेशंस देना शुरू करें, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन पे लेक्सेटिव्स पे आपके ऑस्पीज जेएसएमयू ने काफी दी, बहुत दफा आई हैं, मैंने खुद ली हैं, तो इस पे आपकी ऑस्पीज आती हैं। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में ग्लिसरीन सपोजिटरीज द फर्स्ट चॉइस, सॉर्बिटॉल पाउडर, ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, सॉर्बिटॉल पाउडर, ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसेकोडाइल, एंथ्रेक्यूनॉन्स में सी लेक्स के नाम से अवेलेबल है। सेलाइन लेक्सेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं। टेप वाटर एनेमा मौजूद है। इफ लेक्सेटिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 1 वीक, रेफर टू द फिजिशियन, ठीक है। ये हमारे पास यू कैन से इनोसेंट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन सपोजिटरीज, मैं आप लोग प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं, वरना आप जब फार्मा के लैब में आते हैं तो हम आपको ये ग्लिसरीन सपोजिटरीज दिखाते हैं, इसके सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ग्लिसरीन सपोजिटरीज नेम इंडिकेट इज मेड अप ग्लिसरीन। ग्लिसरीन वही है जो सर्दियों में हम अपने हाथों में कहते हैं गुलाब का अर्क मिला के लगा रहे होते हैं। ग्लिसरीन यू कैन से जैसे लुब्रिकेंट, ग्लिसरीन लाइक अ लुब्रिकेंट, स्लिपरी लुब्रिकेंट, ठीक है, बहुत नॉन टॉक्सिक चीज जो बच्चे भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लिसरीन सपोजिटरीज फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसमें पीडियाट्रिक ग्लिसरीन सपोजिटरीज भी आती हैं और अडल्ट्स भी आती हैं। पीडियाट्रिक्स बच्चों में वेरी इनोसेंट, बहुत फुल प्रोटीन डाइट्स पे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं बच्चे, तो उन लोगों को मेजॉरिटी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो जाती है। तो उसमें आप बिल्कुल सिंपली ग्लिसरीन सपोजिटरीज लेके और उसके एनएस में इंसर्ट कर दें। जस्ट बिकॉज ऑफ लुब्रिकेशंस ऑल अराउंड द एनएस, स्टूल कैन बी एक्सपेल्ड, और इसी तरह अडल्ट्स में भी, ठीक है। तो ग्लिसरीन सपोजिटरीज हमारी फर्स्ट चॉइस नॉन टॉक्सिक मेडिकेशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेक्सेटिव्स। नंबर 1 ऑस्मोटिक सेलाइन लेक्सेटिव्स, ठीक है। ये ग्लिसरीन सपोजिटरीज हैं। इस तरह ग्लिसरीन सपोजिटरीज में जो रैपिंग में थे, आप उसको खोलेंगे तो इस तरह जस्ट ग्लिसरीन से बनी हुई है, बहुत इनोसेंट। ये हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से ये घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं और फिर वहां पे लुब्रिकेशंस बना देती हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑस्मोटिक सेलाइन लेक्सेटिव्स, that is lactulose green suppositories onset 30 minutes milk of magnesia, एक combination available है that is called Dufilec, Abbott Pharma की है ये Dufilec। ये सिरप में भी है, ठीक है, और ये आपकी टैबलेट फॉर्म में भी है। और इसमें जो है बहुत इनोसेंट है, ये भी नॉन टॉक्सिक है, बच्चों में आप दे सकते हैं। लैक्टुलोज, ये आपकी शुगर कोटेड लैक्टुलोज है। ग्लिसरीन सपोजिटरीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये ऑस्मोटिक सलाइन लेक्सेटिव्स, बच्चों में भी दे सकते हैं, अवॉइड द एनी कॉम्प्लिकेशन इन द किडनी डिजीज, ठीक है। दैट इज ये ट्रीटमेंट है आपकी एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की अगर आप बात करें, मोस्ट कॉमन जो है वो बेड में पेशेंट होता है, उसको जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो रही होती है कि बहुत दिन हो गए हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट चॉइस यहाँ पर जो आ जाती है आपकी, वो ग्लिसरीन सपोजिटरीज के साथ साथ आप इसको साइलियम्स भी देते हैं विद इनफ लिक्विड, ठीक है। लो डोजेज ऑफ अदर लेक्सेटिव्स में सीलेक्स, सॉर्बिटोल एंड लैक्टुलोज। जो बेड रिडन पेशेंट है जिस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट क्या है, सीलेक्स दे सकते हैं, साइलियम्स, एंड देन सीलेक्स, सॉर्बिटॉल एंड लैक्टुलोज, ओके। तो हमने किस तरह किया? नंबर 1 एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में आपकी ये ट्रीटमेंट आ जाएगी, ग्लिसरीन सपोजिटरीज, सॉर्बिटोल पाउडर, बेसिकोडाइल दे देंगे, एंथ्रेक्यूनॉन्स दे देंगे, सेलाइन लेक्सेटिव दे देंगे, टेप और मैनिमा दे देंगे। जबकि जबकि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें आप साइलियम्स, सीलेक्स, सॉर्बिटोल एंड लैक्टुलोज, ठीक है, ये आपकी चॉइस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। साइलियम क्या है? स्पगोल की हस्क, ठीक है, स्पगोल हस्क को साइलियम कहते हैं। तो साइलियम इज अ फार्माकोलॉजिकल नेम ऑफ द स्पगोल हस्क, जो हम इस तरह करते हैं, इसको दही के साथ, पानी के साथ आप दे सकते हैं पेशेंट को,
कॉन्स्टिपेशन को पेशेंट कहते हैं नॉर्मल टेप मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर के साथ दें, ठंडे पानी के साथ ना दें। तो साइलियम जो है ये अंदर जाकर बॉडी में एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टीन में, और देन ये क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करके एक्सपेल आउट हो जाता है, स्वेलन हो जाता है। और उसकी इसकी अल्लाह ताला ने खासियत ऐसे बनाई है कि इसके छिलके में जो है ना थोड़ी सी लुब्रिकेशन होती है। ये साइलियम का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि इट्स एब्जॉर्ब द वाटर and enter into the intestine and then coated out all the fecal matters and lubricate the internal large intestine and then easily expel out or evacuation take place. ठीक है? कॉन्स्टिपेशन इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट में अगर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मे बी रिलेटेड टू जनरल एनेस्थीसिया और ओपियोइड्स पेशेंट। जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जनरल एनेस्थीसिया का पेशेंट होता है आफ्टर सर्जरी, एक हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उसको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि जाहिर है डेफिनेटली जब उसकी होल बॉडी जनरलाइज एनेस्थीसिया में चले जाती है तो इंटेस्टीन भी थोड़ा बहुत सो जाती है इन जनरल एनेस्थीसिया। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट आफ्टर आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया और मेजर सर्जरी के बाद पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, अगर हम एक हॉस्पिटलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, एक एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट थी, एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट थी, एक कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट ऑफ द हॉस्पिटलाइज पेशेंट। Surety related to general anesthesia और opioids are glycerine suppositories दें आप पेशेंट को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सिरप फॉर्म में अवेलेबल है वो दें, या फिर आप टैप फॉर्म एनिमा लगा दें। ये एनिमा होता है, यहाँ से हम टैप में अटैच कर रहे होते हैं, इस बॉटल में पानी भर जाता है और उसके बाद सलाइन ऑस्मोटिक बनाते हुए ये वाला एरिया एनएस में डालते हैं और उससे क्या होता है, एनिमा इज द मेडिकेशन व्हिच इज यूज फॉर द evacuation of the intestine। ठीक है, एनिमा। तो यहाँ पर हम टेप फॉर्म एनिमा दे देंगे क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, आप उसको ऑब्जर्वेशन में ये सारे काम करवा सकते हैं। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो जाए, constipation in infants and in the children, if constipation is a persistent problem, consider neurological, metabolic or anatomical abnormalities, approaches as adult। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस नहीं है, मेटाबॉलिक कंडीशंस नहीं है और मे बी कंसीडर एनाटॉमिकल एबिलिटीज नहीं है इन्फेंट्स में, क्योंकि समटाइम ये होता है कि उसका एनएससी डेवलप नहीं हुआ होता, उसके जो इन बर्थ न्यू बॉर्न बेबी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हुई हुई होती हैं, अगर आपने इन सब को एक्सक्लूड आउट कर दिया तो फिर आप अडल्ट्स की तरह ग्लिसरीन सपोस्ट्रीज या टैपमॉम एनिमा से ही अप्रोच करेंगे। ठीक है, दिस इज द होल क्लासिफिकेशन। हमने बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट, इन्फेंट्स एंड अडल्ट, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, पेशेंट इन द हॉस्पिटलाइज, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में देखा कि हमने क्या क्या देना है। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्लासेस, दोस कॉजिंग वाटर इवैक्यूएशन इन 1 to 6 hours, castor oil, saline catherics, लेवाज सोल्यूशन, जो 1 to 6 आवर में कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करवा देंगी, इवैक्यूएशन करवा देंगी। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्रग क्लासेस of their mode of action and their time of action. Those causing soft or semi-fluid stool in 6 to 8 hours is Celex and Vesicodile. सही है, और दो causing softness stool in 1 to 3 days, इसमें हम साइलियम्स देते हैं, लैक्टिलोज देते हैं, मिनरल ऑयल्स देते हैं, डिकासेट देते हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत जल्दी 1 to 6 आवर्स में इवैक्यूएशन करवानी है क्योंकि पेशेंट समटाइम्स सर्जरी पे जा रहा होता है, या फिर 6 to 8 आवर्स में देना है, तो 1 to 6 आवर्स में आप देंगे कैस्टर ऑयल, सेलाइन या लेवाज सोल्यूशन। 6 to 8 आवर्स में देंगे तो सीलेक्स एंड वेसेकोडाइल, और 1 to 3 डेज में अगर आप कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करना चाहते हैं तो साइलियम्स, लैक्टिलोज, मिनरल ऑयल्स एंड डिकासेट देंगे। डिकासेट बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, साइलियम्स, साइलियम्स जो आपको 1 to 3 डेज में रिलीफ है, इसको कहते हैं बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स। ठीक है, ये एक बल्क बना देता है, बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स ये बल्क बना लेता है, जिसको कहते हैं साइलियम और मुसेलियम्स। ये साइलियम्स और मुसेलियम्स जो है ना, ये आपका वही है जो स्पगोल की भूसी है, स्पगोल हस्क है। साइलियम और मुसेलियम्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंटेस्टाइन, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को
इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंटेस्टीन, इसके साथ साथ ये स्टिमुलेट नेचुरल इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, एंटी डायरियल भी है और कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, इसका ये अल्लाह ताला ने बनाया कि ये एंटी डायरियल भी है, एंटी कॉन्स्टिपेशन भी है, दोनों तरह से रिलीव करेंगे। जिस चीज के लिए आप लेना चाहें उसमें ये यूजफुल हो जाता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल वॉल्यूम बढ़ा देता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को, कॉन्स्टिपेशन तो रिलीव करवा देता है। अगर आप इसको ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो इसको ये डायरिया में ट्रीटमेंट देता है। 12 to 24 आवर in 3 days, ड्रिंक फ्रीली वाटर अनलेस ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है अगर, तो आप साइलियम्स के साथ मैक्सिमम वाटर लें, 8 to 9 ग्लास पर डे, को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड कैटेगरी जो है, नंबर फर्स्ट हमारी बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव है। ठीक है, दोनों तरह से क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ। एक आपको बता रही हूँ कॉन्स्टिपेशन को कैसे रिलीव करना है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को कैसे रिलीव करना है, बच्चों में कैसे करना है, बड़ों में कैसे करना है, हॉस्पिटल के पेशेंट को कैसे करना है। दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन की थी कि आप अगर आवर्स के हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहें, आप अगर आप आवर्स के हिसाब से ट्रीटमेंट देना चाहें, 1 to 6 आवर्स में कौन सी मेडिकेशन देंगे, 6 to 8 आवर्स में कौन सी मेडिकेशन देंगे, और 1 to 3 डेज में कौन सी मेडिकेशन देंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन जो आपकी है वो ये है कि बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स कौन से हैं, ठीक है, एमुलेंट्स कौन से हैं। एमुलेंट्स क्या होता है, एमुलेंट्स भी जस्ट लाइक अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन जो हो रही है, जिसको कहते हैं डिकसेट सोडियम कैप्सूल, 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स अवेलेबल है, जो कि एमोलियंट्स कहलाते हैं, एमोलियंट्स लेक्सेटिव्स। ठीक है, एनायोनिक सर्फेक्टेंट्स बनाते हैं, डिक्रीज द स्टूल सरफेस टेंशन, इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इनटू द इंटेस्टाइन, और इसके बाद ये भी इमोलियंस भी क्या करता है, स्टूल के कवरिंग बना देता है, उस पर एनायनिक सर्फेक्टेंट बना देता है, फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड सिक्रीशंस कर देता है इंटेस्टाइन में, जो कि 1 to 3 डेज तक रहता है और आपको इवैक्यूएशन करने में हेल्प आउट करेगा। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, जीआई क्रैम्प्स थोड़े से आ रहे होते हैं, तो ये कैप्सूल्स फॉर्म में अवेलेबल है, ये कैप्सूल्स फॉर्म में अवेलेबल है, जो आप कैप्सूल्स पेशेंट को देते हैं, अल्कोहल फ्री है, शुगर फ्री है। ओके, कम द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोलिक सिरप्स, डिकोसेट सोडियम सिरप फॉर्म, ये सिरप फॉर्म में 250 मिलीग्राम पर एमएल के, एक चम्मच जो 5 ml का होता है इसमें 20 मिलीग्राम रहेगा, जबकि ये जो कैप्सूल हैं ये अप टू 500 मिलीग्राम्स भी अवेलेबल है। ठीक है, ये 100 मिलीग्राम्स का होता है, 250 mg होता है, और 500 मिलीग्राम्स के कैप्सूल होते हैं। ये कैप्सूल अंदर जाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर इनटेक करेंगे। ठीक है, कुछ पेशेंट साइलियम्स नहीं ले सकते, मोलियंस वो नहीं ले सकते हैं, मोसिलियम्स, तो वो ये डिकसेट सोडियम कैप्सूल्स ले लें। ऑलमोस्ट इनका काम भी वही है, मोड ऑफ एक्शन वही है। ठीक है, थर्ड मेडिकेशन जो है वो है आपके लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में क्या आता है, लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन, पैराफिन का भी आपने नाम सुना हुआ होगा। पैराफिन क्या होता है कि लुब्रिकेशंस बनाते हैं ये पैराफिन। ये जो सारे जो साइलियम्स हैं, डिकसेट है, पैराफिन है, ये आप ओरली ले सकते हैं, पर ओरल, ठीक है ना, खा सकते हैं, पेशेंट को ओरली दे सकते हैं, सिरप फॉर्म में दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। एक तो आपने जो ग्लिसरीन सपोस्ट्रीज है वो आपने एनएस में इंसर्ट किया, ठीक है, जब एनएस में इंसर्ट करते हैं तो वो लोकली एरिया को लुब्रिकेट करेगा, जबकि लिक्विड पैराफिन जो होती है हम पेशेंट को ओरली पिला देते हैं। सही है, तो यू हैव टू बी वेरी कंसीडरल कि कौन सी मेडिकेशन किस तरह एडमिनिस्ट्रेट करनी है बॉडी में, लोकली ट्रीटमेंट देनी है या फिर आपने जो है वो ओरली सिस्टमिक ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, लिक्विड पैराफिन क्या होता है, लिक्विड पैराफिन इनहिबिशन ऑफ फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कोलोन, सॉफ्टनर ऑफ द स्टूल, स्टिमुलेट द पेरिस्टैटिक। ठीक है, हमने ये क्या होता है कि मेजॉरिटी आप लुब्रिकेशंस दे रहे होते हैं इंटेस्टाइन को, सॉफ्टनेस कर रहे होते हैं स्टूल को, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपकी पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ताकि हेल्प आउट हो जाए उसको इवैक्यूएशन को। ठीक है, लुब्रिकेशन भी मिले और उसके बाद पेरिस्टैटिक इंटेस्टिनल को इरिटेशन थोड़ा सा दे, ताकि इंटेस्टाइन उसको इवैक्यूएट कर दे, स्टिमुलेट कर दे उसकी पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट एमआई पेशेंट, कार्डियल इन्फेक्शन का जो पेशेंट होता है वो भी, और या पोस्ट सर्जरी का पेशेंट थोड़ा सा बेड रेड हो जाता है,
तो 3-3 दिन के लिए जो बेड रिडन हो जाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है, तो आप यू कैन से कि लिक्विड पैराफिन आप उनको दे सकते हैं एमआई के पेशेंट को, जो नहीं पहुंचाएगा, नॉन टॉक्सिक होगा। ठीक है, 6 to 8 आवर्स इसका इफेक्ट आएगा। 15 to 40 ml का आप पर ओरल भी दे सकते हैं, और इसकी भी सपोस्ट्रीज अवेलेबल हैं। लिक्विड पैराफिन की भी रेक्टली अवेलेबल सपोस्ट्रीज हैं, ग्लिसरीन सपोस्ट्रीज भी हैं, लिक्विड पैराफिन की सपोस्ट्रीज भी हैं। ठीक है, तो यानी आप ओरली सिरप या टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं, जबकि रेक्टली सपोस्ट्रीज फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, एस्पायरेशन यूनिट्स गैस्ट्राइटर बिफोर स्लीप्स, माल एब्जॉर्प्शन, लिक्विड सॉल्युबल्स एंड एनल प्रेराइटिस एंड स्ट्रेनिंग। लिक्विड जो पैराफिन होता है वो जस्ट लाइक अ ऑयल टाइप होता है। कोई भी ऑयल आप जब ओरली देते हैं तो उसको हमेशा इस तरह देना है कि न्यूनेट्स को, कि वो पेशेंट इनहेल ना करे, लंग्स में ना ले। लेटे हुए पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट को हमेशा कोशिश करें कि हेड राइज करके उनको ऑयल दें। आप अगर आप ओरली दे रहे हैं, बेस्ट तो यही होता है आप लोकली दें, लेकिन अगर आप ओरली दे रहे हैं तो एस्पिरेटेड निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए पेशेंट को हमेशा बेड साइड, हेड साइड अबव करके ओरली लिक्विड पैराफिन या कोई भी ऑयल देना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेटेड निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एस्पिरेट हो जाता है इन द लंग में चला जाएगा तो फिर सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी क्या है? फर्स्ट आपकी क्या थी? बल्मिंग लैक्सेटिव्स। नंबर 2 इमोलियंस, डिक्सेट आता है जिसके अंदर। नंबर 3 लुब्रिकेंट्स, जिसमें लिक्विड पैराफिन्स आते हैं। नंबर 4 स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स नेम इंडिकेट के जो आपके इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर रहा है, इंटेस्टिनल मूवमेंट्स बढ़ा रहा है, इसमें आ जाती है आपकी वेसिकोडाइल। ठीक है, वेसिकोडाइल क्या करता है? मेनली माइंट्रिक प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस क्या है? दिस इज स्टिमुलेट म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस ऑफ द कोलोन। जो आपकी इंटेस्टाइन के सारा माइंट्रिक प्लेक्सस या नर्व प्लेक्सस है उसको स्टिमुलेट करता है वेसिकोडाइल डायरेक्टली जाकर। जब वो आपके इंटेस्टाइन मूवमेंट्स के नर्व्स को बढ़ा देगा, स्टिमुलेट करेगा, तो कोलोन ऑटोमेटिकली ज्यादा मूवमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा स्टिमुलेंट्स मिलने की वजह से उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, इंटरमिटेंट यूज ऑफ कॉन्स्टिपेशन 6 to 8 आवर्स। पेसिडाइल्स प्री ऑपरेटिवली पेशेंट्स को बहुत दिया जाता है। ठीक है, 6 to 8 आवर्स। सपोस्ट्रीज 15 to 16 मिनट्स में आपको रिजल्ट्स दे देगा। मिल्क और एंटासिड के साथ आपने नहीं देना है, इंटरेक्शन हो जाता है सेकोडाइल का। ठीक है, साइड आएंगे क्रैम्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी के पेशेंट्स को नहीं देना है, लैक्टेशन के पेशेंट्स को नहीं देना है। जो फीमेल पेशेंट्स लैक्टेशन पर होती हैं, या अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, वहां पे नहीं आपने वेसिकोडाइल देना, क्योंकि ये सारे प्रेगनेंसी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो इंटेस्टाइन मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दें। ठीक है, वेसिकोडाइल्स की सपोस्ट्रीज भी अवेलेबल है। मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारी मेडिकेशंस जो हैं वो सपोस्ट्रीज हैं। यू कैन कंसीडर के वॉरेन सपोस्ट्रीज भी अवेलेबल है। जो पेन किलर्स हैं आजकल, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, उनकी सपोस्ट्रीज भी अवेलेबल हैं। जो लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं उसमें आप वॉरेन की सपोस्ट्रीज लगा देते हैं। आप बार बार ओरली पेन को मेडिकेशन देते हैं, उससे बेहतर है आप एनएस में डाल दें, ताकि पूरी बॉडी में पेन रिलीफ हो जाता है। ठीक है, और टैबलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल है वेसिकोडाइल्स। ये मैंने एक पिक्चर लगाई थी जिसमें वेजिटेबल्स हैं, सेनागोल सिरप। ठीक है, तो ये भी स्टिमुलेंट है। ये भी आपका जो है इसमें स्टिमुलेंट्स में आता है, स्टिमुलेंट्स लैक्सेटिव्स में आता है। ठीक है, कैस्टर ऑयल भी आपका स्टिमुलेंट है। कैस्टर ऑयल, कैस्टर्स सीड्स होते हैं, इसको अरंट का बोलते हैं, का बीज होता है ये भी स्टिमुलेंट्स है। ये भी स्टिमुलेंट्स की कैटेगरी, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स में आते हैं। कैस्टर ऑयल, कैस्टर सीड्स, इसका रेसिनोलिक एसिड होता है। इसका जो ऑयल होता है इसको कहते हैं रेसिनोलिक एसिड, रेसिनोलिक आइड है। इसमें भी 1 चम्मच 2 चम्मच पेशेंट्स को पिला देते हैं, बच्चों को पिला देते हैं। बच्चों के कहते हैं कि अम्लाइकस में डाल दें तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर
स्टिमुलेंट का काम करता है और इंटेस्टिनल मूवमेंट्स बढ़ा देता है, डायरेक्टली माइंट्रिक प्लेक्सस को एक्टिवेट करता है और उसके बाद स्टिमुलेंट लेक्सेटिव्स के तौर पे काम कर रहा होता है कैस्टर ऑयल। ठीक है, बेसिकोडाइल्स एंड कैस्टर ऑयल आपका स्टिमुलेंट्स आ जाएगा। सेलाइन लेक्सेटिव्स होते हैं, ये आप फोर्थ कैटेगरी में डाल सकते हैं, सेलाइन लेक्सेटिव्स, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, एंटासिड है, लेक्सेटिव्स है 30 to 60 दे सकते हैं आप, 5 to 15 ml आप दे सकते हैं। ऑस्मोटिक रिलीज कोलिसाइटोकाइनिन, ठीक है, 3 to 6 आवर्स इफेक्टिव है। तो ये सेलाइन आप पिला भी सकते हैं, एज एंटासिड दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एज अ सिरप फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये सेलाइन लेक्सेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी लेक्सेटिव के तौर पे काम करते हैं, ओरली आप दें तो ऑस्मोटिक सेलाइंस, ये भी आपका लेक्सेटिव फॉर्म्स में काम करेंगे। ये इंटरेक्शन करते हैं क्यूनोलॉन से, टेट्रासाइक्लिन से, फेरस से, सल्फासालाजीन से। तो फिर ये आपने थोड़ा सा कॉशंस के साथ सेलाइन देना है। सेलाइन आप हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को नहीं देना, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, एक होते हैं हाइपर ऑस्मोटिक सेलाइंस, सॉरी हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स। हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स में क्या आते हैं, ग्लिसरीन आ जाता है, लैक्टिलोज आ जाता है, मैनिटोल आ जाता है, सॉर्बिटोल आ जाता है। ठीक है, मैनिटोल, सॉर्बिटोल, लैक्टिलोज, ग्लिसरीन। लैक्टिलोज क्या है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इंसेफेलोपैथी के जो पेशेंट होते हैं, जिसमें बार बार उनका जो इंसेफेलोपैथी यानी आपकी ब्रेन डिजीजेस जो होती हैं, उनमें अगर थोड़ा सा वाटर रिटेंशन हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, इसलिए उनके पेशेंट्स में हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स दे रहे होते हैं। ये भी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, ग्लिसरीन टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, लैक्टिलोज फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये आप टैबलेट दे दें 24-48 आवर्स के लिए। हाइपर ऑस्मोटिक ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जाके एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब करेगा और फिर इवैक्यूएशन करवा देगा। ठीक है, फ्लैचुलेंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवा सकता है। ग्लिसरीन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाटर ग्लिसरीन क्या होता है, इज वेरी सेफ एंड एक्सेप्टेबल फॉर इंटरमिटेंट बेसिक, पर्टिकुलरली इन द इन्फेंट्स में ग्लिसरीन आप दे सकते हैं। तो ग्लिसरीन बहुत सारे फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, इन कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, 1 ग्राम 3 ग्राम लेस देन 30 मिनट्स। सॉर्बिटॉल शुगर इक्वल्स होती हैं, स्वीट टेस्ट होता है, जो आप ह्यूमन बॉडी को दे सकते हैं। ऑब्टेन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज चेंजिंग इन एल्डिहाइड ग्रुप्स टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। कॉर्न सिरप्स सॉर्बिटॉल होता है, जो आपके आपस में पेयर्स में पीच में एंड प्यूरिन्स में होता है। ठीक है, सॉर्बिटॉल के साशे अवेलेबल हैं। ये मैं एक बताना चाह रही थी कि जो ये कैंडीज है बच्चों की, छोटे बच्चों की कैंडीज होती हैं शुगर कोटेड, ठीक है, ये लीज फॉर्म में होती हैं और ये भी कोटेड होती हैं। इसके अंदर जो है ये सॉर्बिटॉल है। ठीक है, आप इसको टेस्ट के लिए भी खा सकते हैं, बच्चे खाते हैं, लेकिन अगर आप ये इसमें सॉर्बिटॉल कंटेनिंग है, इससे कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होता है, क्योंकि सॉर्बिटॉल जो है हमारी वो हाइपरऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स है। ये जो सॉर्बिटॉल है ये हमारा हाइपरऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स है, शुगर अल्कोहल है ये। ठीक है, तो ये साशा फॉर्म में भी अवेलेबल है और शुगर जेलीज फॉर्म में भी, टैबलेट्स फॉर्म में, या टॉफीज फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं फॉर द रिलीव ऑफ कॉन्स्टिपेशन, सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये मैनिटॉल है, जो ड्रिप भी लगा सकते हैं मैनिटॉल की, हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स की। फॉर्म अनीमा, अनीमा होता है 20 ml बॉल मूवमेंट विद इन, देखिए एनिमा ये होते हैं। अच्छा, ये डेल्कुलेक्स जो है आपको बेसिकोडाइल फॉर वुमेन के लिए, स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम देते हैं। बेसिकोडाइल्स हैं ये, मिलीग्राम्स की, डेल्कुलेक्स के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, और ये सारी मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। तो दिस इज द समरी कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन शुड बी कंसीडर। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट नहीं करना है आपने, उसकी अंडरलाइन कॉज आउट करना है। ठीक है, नंबर 2, फाउंडेशन ऑफ ट्रीटमेंट, डाइट एंड एलियम्स। फाउंडेशन क्या है कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट का, डाइट एंड साइलियम्स। सबसे पहले इस बगौल हंस देके देखें कि उससे रिलीफ हो जाए, अगर आपको अंडरलाइन कॉज नहीं मिल रही है कोई भी। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में भी ट्रीटेड विद टेपवर्म एनिमा। बहुत ज्यादा एक्यूट कॉन्स्टिपेशन वेरी पेनफुल होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाइए, ग्लिसरीन सप्लीज लगवा दें, टेपवर्म एनिमा दे दें, ओरल सॉर्बिटॉल दे दें, लो डोज बेसिकोडाइल दे दें, सीलैक्स दे दें। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कॉन्स्टिपेशन।
ओके दिस इज, अगर आपकी ऑस्पी भी आ जाती है कि एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट बताएं, तो उसमें आप टेपवर्म, ग्लिसरीन सपोजिटरीज और ओरल सॉर्बिटॉल्स, लो डोज बसेकोडाइल, सीलेक्स बताएं. तो दिस इज ऑल ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कॉन्स्टिपेशन. जबकि chronic constipation is used for the psylliums and if needed intermediate low dose of other drugs. ठीक है, जब chronic constipation है पेशेंट को तो आप उसमें भी psylliums प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जबकि लो डोजेज ऑल टाइप ऑफ लैक्सेटिव, हाइपरऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, ठीक है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स और जो आपके स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स हैं वो आप chronic constipation according to signs and symptoms दे सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिपेशन, जिससे आप लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं. थैंक यू. एनी क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि आपका एक ही कहाँ चले गए ट्यूटोरियल्स कर दें. ठीक है, ओके, हाफिज. एनी क्वेश्चन है तो मुझे डाल दीजिएगा, मैं लिख लूंगी. कहाँ चला गया?